चलिए, तो अब तक हमने अपनी क्लास में जो हम इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस को पढ़ रहे हैं, हमने लगभग हर सेक्टर को पढ़ लिया है कि ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस क्या स्थिति थी, कैसी नहीं थी। एक लास्ट चीज जो हमारी बचती है वो बचती है इंफ्रास्ट्रक्चर की, कि हमारे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा था ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। फिर इसके बाद कुछ और एक्स्ट्रा टॉपिक्स हैं, लेकिन स्पेसिफिकली ये देखने से रिलेटेड कि देश की स्थिति कैसी थी, उसमें ये हमारा लास्ट पार्ट है। तो अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें वैसे जनरली, तो इंफ्रास्ट्रक्चर मेनली आपके होते तो दो टाइप के हैं। एक होता है इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर, एक होता है सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। जो हम बुक रेफर कर रहे हैं वीके पब्लिकेशन की बुक, उसमें उसके बारे में थोड़ा सा बता रखा है। आज मैं आपको बुक के बजाय जो हमारे सेल्फ मेड नोट्स हैं उससे आपको ये टॉपिक करवा रहा हूँ। इसमें फिलहाल उसके बारे में कुछ भी मेंशन इसलिए नहीं है क्योंकि हम आगे चल के एक अलग से चैप्टर पढ़ेंगे जिसमें इसको डिटेल्ड में पढ़ेंगे। अभी फिलहाल हमारे लिए इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है, सोशल क्या होता है, उसका ज्यादा रोल नहीं है। बस मैं आपको बताने के लिए बता रहा हूँ कि दो किस्म के होते हैं। तो अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो उस टाइम पे जैसे बाकी चीजों की स्थिति थी वैसी इंफ्रास्ट्रक्चर की थी। कैसी? वॉज वेरी पुअर, बहुत ही पुअर स्थिति थी हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर की। हालांकि ब्रिटिशर्स ने कुछ कदम उठाए थे इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के, लेकिन या तो वो उतने डेवलप नहीं हो पाए जितने होने चाहिए थे, या फिर डेवलपमेंट उनका हुआ भी तो वो डेवलपमेंट सिर्फ और सिर्फ अपने खुद के फायदे के लिए ब्रिटिशर्स ने किया था, हमारा उससे कुछ ज्यादा फायदा नहीं हुआ। तो कौन कौन से इंफ्रास्ट्रक्चर थे जिन्होंने उन्हें डेवलप किया था ब्रिटिशर्स ने? सबसे पहला है रोड। अब रोड की जो डेवलपमेंट है वो ज्यादा अच्छी इसलिए नहीं हो पाई क्योंकि एक तो सरकार इतना फंड इस चीज के लिए एलोकेट कर नहीं रही थी। सरकार ने ज्यादा कुछ पैसे नहीं दिए रोड्स के कंस्ट्रक्शन करने के लिए, एक तो ये कारण था। दूसरा कारण ये था कि मेनली जो रोड्स का डेवलपमेंट हुआ वो उनके अपने फायदे के लिए हुआ था। वो फायदे क्या थे हम अगले टॉपिक में देखेंगे। तीसरी चीज, उस टाइम पे कुछ थोड़े बहुत रोड्स बने भी थे लेकिन ऑल वेदर रोड्स की बहुत कमी थी। अब ऑल वेदर रोड्स कौन से होते हैं? ऑल वेदर रोड्स वो होते हैं कि चाहे कैसा भी मौसम हो आप उन रोड्स पर से आसानी से ट्रेवल कर सकते हैं। जैसे कि आप देखते हैं गांव में कच्चे रोड बने होते हैं। अब ये कच्चे रोड ऑल वेदर रोड नहीं होते क्योंकि गर्मी में तो आप इसमें से आसानी से ट्रेवल कर सकते हैं, बट अगर बारिश का मौसम है तो उसमें कीचड़ हो जाएगा, कीचड़ में फिर आप ट्रेवल नहीं कर पाएंगे। तो ऑल वेदर रोड्स होते हैं प्रॉपर पक्के रोड जो हो, जो कैसा भी टेम्परेचर हो, गर्मी हो, सर्दी हो, बारिश हो, उसमें आप अच्छे से ट्रेवल कर सकें। तो ऐसे रोड्स की बहुत ज्यादा कमी थी स्पेशली रूरल एरियाज में, जो कि और प्रॉब्लम को बढ़ा रहे थे। कौन सी प्रॉब्लम्स को? कि जब देश में नेचुरल कैलेमिटीज आ जाती थी, जैसे भुखमरी आई थी, हमने देखा था बंगाल फेमाइन, तो उनके कारण लोगों तक जरूरतमंद की चीजें नहीं पहुंच पा रही थी टाइम पे। इसके बाद अगला मेन इंफ्रास्ट्रक्चर है रेलवे। रेलवे हम सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन बता सकते हैं ब्रिटिश रूल का। अगर हमसे कोई पूछे ब्रिटिशर्स ने सबसे अच्छा या सबसे बड़ा क्या काम किया है, तो वो रेलवे का इंट्रोडक्शन है, जब आपकी थाने में ट्रेन चली थी 1850 में। अब रेलवे से क्या दो मेन असर पड़े थे? वो ये असर पड़े थे कि रेलवे ने एक तो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल को आसान बना दिया था। इससे जियोग्राफिकल एंड कल्चरल बैरियर्स खत्म हुए थे। देखो दोनों में अंतर है। जियोग्राफिकल एरिया का तो मतलब है, मान लीजिए मैं आज हरियाणा में बैठा हूं, मेरा कोई दोस्त आंध्र प्रदेश या तमिलनाडु में बैठा है, तो मैं उससे आसानी से मिल सकता हूं। यह है जियोग्राफिकल बैरियर। बैरियर का मतलब होता है रुकावट। कल्चरल बैरियर का मतलब होता है हमारे यहाँ कुछ कल्चर फॉलो होता है, हमारे कंट्री के दूसरे स्टेट्स में कुछ कल्चर फॉलो होता है। जब लोग आसानी से ट्रेवल करना शुरू कर देते हैं तो वो कल्चरल जो है ना, वो एक दूसरे के साथ मर्ज होने लग जाता है। हमें पता चलता है कि अच्छा दूसरे स्टेट्स में ऐसा कल्चर फॉलो होता है, तो धीरे धीरे हम उन्हें भी फॉलो करने लग जाते हैं, जिससे देश में इंटीग्रिटी बढ़ती है। अगला पॉइंट है, रेलवे का एक बहुत बड़ा फायदा ये भी हुआ था कि देश में एग्रीकल्चर जो है वो कमर्शलाइज्ड हो गया था। हमने अब तक देखा ना कि कमर्शलाइजेशन की कमी थी एग्रीकल्चर में, अब वो होने लग गई थी। वो इसलिए होने लगी थी क्योंकि लोगों के लिए मार्केट बढ़ गई थी। अगर मैं एक किसान सिर्फ और सिर्फ हरियाणा में फसल बेच रहा हूं,
तो रेलवे की मदद से मैं आसानी से पूरे इंडिया में बेच सकता था उससे। तो लोगों ने ज्यादा प्रोडक्शन करना शुरू कर दिया, और प्रोडक्शन कमर्शियल पर्पज से कि हम इसको बेच के पैसा कमा सकेंगे। तो रेलवे की स्थिति थोड़ी बहुत ठीक ठाक थी। अगर हम बात करें रोड्स की, तो रोड्स की स्थिति इतनी ज्यादा नहीं थी, इंफ्रास्ट्रक्चर कम ही था रोड्स का। इसके बाद आपका आता है एयर एंड वाटर ट्रांसपोर्ट। एयर एंड वाटर ट्रांसपोर्ट में समुंदर और जो आपके वायुयान हैं उनसे रिलेटेड। तो उस टाइम पे एयर ट्रांसपोर्ट के तो ज्यादा कुछ कदम उठाए नहीं थे, एरोप्लेन वगैरह बहुत कम थे उस टाइम पे, ना के बराबरी थे। मेनली उस टाइम पे ट्रांसपोर्टेशन होता था वाटर ट्रांसपोर्टेशन, शिप्स की मदद से। और इससे रिलेटेड एक स्विस कैनाल का इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है। अपने फॉरेन ट्रेड को बढ़ाने के लिए ब्रिटिशर्स ने स्विस कैनाल की शुरुआत की थी। पहले क्या होता था कि अगर ब्रिटेन से इंडिया में सामान आता था तो वो डायरेक्टली ब्रिटेन से इंडिया में नहीं भेज पाते थे, उसे इनडायरेक्टली अफ्रीका के थ्रू भेजना पड़ता था। तो टाइम भी ज्यादा लगता था, लागत भी ज्यादा लगती थी। तो उस चीज को आसान बनाने के लिए स्विस कैनाल की शुरुआत कर दी गई थी कि डायरेक्टली इंडिया में सामान भेज दिया जाए। तो वाटर ट्रांसपोर्ट तो डेवलप किए ब्रिटिशर्स ने, एयर ट्रांसपोर्ट ना के बराबर ही थे। लेकिन ये जो वाटर ट्रांसपोर्ट के जरिए शुरू किए, ये अनइकोनॉमिकल थे। अनइकोनॉमिकल का मतलब होता है कि खर्चा ज्यादा लगता था, रिटर्न्स कम मिलते थे। इन्होंने जो ये चीजें तैयार की, जैसे कोस्ट तैयार किए, समुद्र तट तैयार किए, साथ के साथ आपकी शिप्स तैयार की, इन पे इन्होंने बहुत ज्यादा लागत लगा दी, और इतनी ज्यादा लागत लगा दी जिसके इतने रिटर्न्स नहीं मिल पाए। वो रिटर्न्स ना मिलने के पीछे एक बड़ा कारण रेलवे की शुरुआत भी था, क्योंकि रेलवे ज्यादा सस्ता और आसान पड़ता था स्कूल के लिए। रेलवे ज्यादा सस्ता और आसान पड़ता था, तो लोग रेलवे का ज्यादा इस्तेमाल करते थे। तो रेलवे का ज्यादा इस्तेमाल करने के कारण जो सरकार ने खर्चा तो सारा लगा दिया शिप्स पे, उसका इस्तेमाल कम हो पाता था। लास्ट है आपका कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के लिए दो मेन चीजें शुरुआत की थी, पोस्ट एंड टेलीग्राफ। टेलीग्राफ भी इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ, लेकिन इनमें भी दो कमियां थी। एक कमी तो ये थी कि सरकार ने बहुत से पोस्ट ऑफिसेज ओपन किए, जैसे इंडिया में बहुत पोस्ट ऑफिस है, टेलीग्राफ्स बहुत ज्यादा ओपन किए, लेकिन समस्या ये थी कि वो इनएडिक्वेट थे। इनएडिक्वेट का मतलब इतने ज्यादा नहीं थे जितने होने चाहिए थे। ठीक है। दूसरी चीज, वो सारे के सारे यूज किए गए थे ब्रिटिशर्स के खुद के अपने कंट्रोल को बढ़ाने के लिए, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया था ना कि इंडिया में क्या होता था, डिसीजन मेकिंग सारी इंग्लैंड से होती थी। जो इंग्लैंड की महारानी थी वो फैसले लेती थी, वहां से वो डिसीजंस यहाँ आते थे, फिर इंप्लीमेंट होते थे। तो इनकी शुरुआत इसलिए की गई थी ताकि जल्दी टाइम पे डिसीजंस आ सके। अगर महारानी ने कुछ कह दिया कि भाई इतना इतना टैक्स बढ़ाना है, तो वो आने में टाइम लग जाता था। तो इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ से क्या हो गया, वो तुरंत डिसीजन यहाँ आ जाता था इंडिया में, अच्छा वहां से इंग्लैंड से ये ऑर्डर आया, इसको फटाफट इंप्लीमेंट करो। तो इनमें भी ये दो समस्या थी। अब एक क्वेश्चन स्पेसिफिकली आपसे ये पूछ लेते हैं, ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुई है, इसके मेन कारण क्या क्या थे। मेन कारण का मतलब कि जो सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया, हमने देखो हर इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ देखा कि ब्रिटिशर्स ने अपने फायदे के लिए शुरुआत की थी। तो वो क्या क्या मेन फायदे या ऑब्जेक्टिव्स थे वो पढ़ने हमें, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले तो रोड्स की शुरुआत मेनली की गई थी आर्मी के मोबिलाइजेशन के लिए और रॉ मटेरियल के ट्रांसपोर्टेशन के लिए। अब देखो क्या होता था, जैसा मैंने आपको बताया कि एक तो उस टाइम पे ब्रिटिशर्स जंग बहुत ज्यादा लड़ रहे थे, वॉर बहुत ज्यादा लड़ रहे थे, एक कंट्री के साथ दूसरी कंट्री के साथ। तो उसके कारण क्या हो रहा था कि जो आर्मी मैन थे उन्हें ट्रांसपोर्ट करना पड़ता था, कि मान लीजिए इंडिया से दूसरी रशिया भेजने लग जाए, इंडिया से ऑस्ट्रेलिया भेजने लग जाए, तो ऑस्ट्रेलिया रशिया जहां भी भेजा जाए, तो दूसरे कंट्री के साथ ट्रेवल करने के लिए तो हमारे पास एक शिप का ही जरिया था। और आर्मी क्योंकि पूरी सिर्फ और सिर्फ कोस्टल स्टेट्स में तो थी नहीं, सिर्फ उन जगह में तो थी नहीं जहां समुद्र था, तो ऐसे स्टेट से समुद्र तट तक लाने के लिए रोड्स का इस्तेमाल किया जाता था। साथ के साथ इंडिया में भी तो कंट्रोल बढ़ रहा था,
तो इंडिया के ऐसी जगह जहां ब्रिटिश की आर्मी नहीं थी, वहां तक आर्मी को मोबिलाइज करने के लिए रोड का इस्तेमाल होता था। ऐसे ही रॉ मटेरियल को शिप्स तक, कोस्टल एरियाज तक पहुंचाने के लिए रोड का इस्तेमाल होता था, ताकि वहां से उन पोर्ट्स की मदद से वो ब्रिटेन में अपने सामान को बेच सके। इसके बाद है रेलवे। रेलवे तो उन्होंने शुरुआत की थी अपनी मार्केट को बढ़ाने के लिए, कि ब्रिटिश का जो फिनिश गुड्स आए वो सिर्फ और सिर्फ बड़े बड़े स्टेट्स में ही ना बिके, गांव तक, छोटे छोटे शहरों में जहां तक सामान नहीं पहुंच पा रहा था, वहां तक रेलवे की मदद से सामान पहुंच जाए। तो उसका तो मेन मकसद यही था कि फॉरेन ट्रेड को बढ़ा के ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाया जाए, इन्वेस्टमेंट ज्यादा से ज्यादा की जाए ब्रिटिशर्स की, और साथ के साथ कंट्रोल और एडमिनिस्ट्रेशन ज्यादा हो। कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन इसलिए ज्यादा हो कि मान लीजिए हरियाणा से बगावत होने लग जाए, जैसे आपने बीच में पढ़ा था ना कि 1857 में रिवोल्ट आया था, ऐसे ही ना जगह जगह पे बगावत कर देते थे कि हमें अंग्रेजों के राज में नहीं रहना। तो जहां से उन्हें भनक लगती थी कि भाई यहाँ अब हमारे खिलाफ आवाज उठने वाली है, फटाफट रेल में दुनिया भर के जो आर्मी मैन थे उनको बिठा के और एक दो दिन के अंदर ही उस जगह पे पहुंचा देते थे। तो अपने कंट्रोल को बढ़ाने के लिए भी रेलवे का इस्तेमाल होता था। इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ का मैंने आपको बता दिया, देश में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए, और ब्रिटिश से जो भी डिसीजंस लिए जाते थे, ऑर्डर लिए जाते थे, उससे प्रॉपरली टाइमली इंप्लीमेंट करने के लिए। इसी के साथ आपका एक क्वेश्चन ये बनता है जो बुक में भी गिवन है कि रेलवे के फायदे और नुकसान बताओ। तो रेलवे के फायदे तो हमने अभी ऊपर पढ़े थे कि जियोग्राफिकल बैरियर्स खत्म हो गए, कल्चरल बैरियर्स खत्म हो गए, नेशनल इंटीग्रिटी बढ़ी, कमर्शियलाइजेशन हो गया, लोगों ने ज्यादा प्रोडक्शन की शुरुआत कर दी। साथ के साथ एक बड़ा फायदा ये था कि फेमाइन कंट्रोल करने में बहुत बड़ा रोल था इसका। जो हमने देखा ना हमारे देश में भुखमरी बहुत ज्यादा हो गई थी, तो उसमें बहुत ज्यादा रोल हुआ। ऐसे स्टेट्स जहाँ पे फूड ग्रेन्स की प्रोडक्शन ज्यादा थी, वहां से फसल को भर के बंगाल जैसी जगह में जहाँ फूड ग्रेन्स का प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा था, वहां तक भेजा जाता था। तो नेचुरल कैलेमिटीज और फेमाइन में बहुत बड़ा रोल अदा किया था रेलवे ने। अगर लिमिटेशंस की बात करें, क्या क्या कमियां थी, तो हमने ये यहाँ पे जो 3 पॉइंट्स देखे थे, ये इसकी कमियां ही थी। ठीक है, अगला टॉपिक आता है पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन ऑफ ब्रिटिश रूल। आपसे क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं कि भाई अंग्रेजों के राज का हमारे देश में फायदा हुआ या नुकसान हुआ। अगर ये पूछे कि ब्रिटिश रूल के इंपैक्ट बताओ, तो आपकी मर्जी है, पॉजिटिव भी बता सकते हो, नेगेटिव भी बता सकते हो। अगर स्पेसिफिकली पूछ ले कि नेगेटिव बताओ, तो नेगेटिव तो आप दुनिया भर के बता सकते हो, है ना। अब तक हमने सारे नेगेटिव ही नेगेटिव पॉइंट्स देखे। पॉजिटिव पूछ लेंगे तो आप क्या क्या बताओगे, भाई अंग्रेजों के राज का कुछ ना कुछ फायदा भी हुआ था। तो ये है वो पॉजिटिव इंपैक्ट जो हमें देखने। पहला पॉइंट है सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड ग्रेन्स प्रोडक्शन। इंडिया में जो सेल्फ सफिशिएंट फार्मिंग होती थी, वो चेंज होके कमर्शियलाइजेशन की तरफ रुख कर गई। 2 कारण थे। एक तो अंग्रेजों ने मजबूर किया था लोगों को कि कमर्शियल फार्मिंग करो, यानी कि कैश क्रॉप्स की फसल ज्यादा होगा, ऐसी क्रॉप्स जिनकी मार्केट में डिमांड ज्यादा होती है, किसके मुकाबले, फूड क्रॉप्स के मुकाबले। दूसरा, रेलवे की शुरुआत हुई, तो रेलवे के कारण भी लोगों ने प्रोडक्शन बढ़ा दिया। तो हमारे देश में फूड ग्रेन्स की प्रोडक्शन इतनी ज्यादा बढ़ गई कि एक पॉइंट के बाद हम सेल्फ सफिशिएंट बन गए। सेल्फ सफिशिएंट बनने का मतलब हमें दूसरे देशों से इंपोर्ट करवाने की जरूरत नहीं पड़ी। अब जब आप आगे आईडी पढ़ोगे ना, तो मैं एक टाइम ऐसा बताऊंगा, हमारे देश में इतनी कमी थी फूड ग्रेन्स की, हमें यूएसए से फूड ग्रेन्स मंगवाने पड़ते थे, गेहूं चावल यूएसए से मंगवाने पड़ते थे, जिसके कारण हमें उनके जो भी वो रूल्स रेगुलेशंस बनाते थे उसके नीचे हमें दबना पड़ता था। पाकिस्तान के साथ हमारी लड़ाई हो गई थी, उस टाइम पे यूएसए ने सीधी सीधी धमकी दी थी इंडिया को कि या तो आप पीछे हट जाओ, अदरवाइज आपको फूड ग्रेन्स इंपोर्ट करना हम बंद कर देंगे, फूड ग्रेन्स एक्सपोर्ट करना बंद कर देंगे। तो मजबूरन इंडिया के पास फूड ग्रेन्स की इतनी कमी थी कि उन्हें पीछे हटना पड़ गया था। तो फूड ग्रेन्स की सेल्फ सफिशिएंसी बन गई थी एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद। सेल्फ सफिशिएंट का मतलब होता है कि हम खुद ही इतना प्रोडक्शन कर दें कि हमें दूसरों से कुछ इंपोर्ट करने की जरूरत ना पड़े। सेल्फ सफिशिएंट, आत्मनिर्भर, हम खुद के ऊपर ही डिपेंडेंट है। अगला है बेटर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। भाई बेशक कम ही सही, लेकिन जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उन्होंने रोड्स तो बनाए थे, रेलवे तो बनाई थी, आपके जो एयर एंड वाटर वेज हैं वो तो तैयार किए ही थे। तो ट्रांसपोर्टेशन के नए
और पहले के मुकाबले बेटर मींस देखने को मिले, बेटर जरिए देखने को मिले। जैसे रेलवे से कम टाइम पे ज्यादा ट्रांसपोर्टेशन हो सकता है, ज्यादा क्वांटिटी ऑफ गुड्स को इंपोर्ट किया जा सकता है, ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। चेक ऑन फेमाइंस, रेलवे का सबसे बड़ा जो हम कह सकते हैं एक फायदा हुआ था, वो यही हुआ था कि ऐसी जगह पे जहां पे फूड सप्लाईज नहीं थी, वहां तक फूड सप्लाईज ट्रांसपोर्ट कर दी गई थी। ड्राउट, सूखेपन की स्थिति में, भूखमरी की स्थिति में रोड और रेलवे की मदद से। शिफ्ट टू मॉनेटरी इकोनॉमी, इंडिया में पहले बार्टर सिस्टम चलता था, आपने 10th में पढ़ा होगा बार्टर सिस्टम, जब गुड्स के बदले गुड्स एक्सचेंज किए जाते हैं। ब्रिटिशर्स ने इसको खत्म करके मॉनेटरी सिस्टम को शुरू किया था, यानी कि मनी का इन्वेंशन किया था, मनी की शुरुआत की थी। फिर इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप, हमारे देश में आज भी जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप है वो कहीं ना कहीं ब्रिटेन से इन्फ्लुएंस्ड। ब्रिटिशर्स बेशक हमारे देश पे राज करके गए, लेकिन जाते जाते ये सिखा गए कि देश को चलाया कैसे जाता है। हमारे देश का एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम आज भी ब्रिटिश से ही इन्फ्लुएंस्ड है, उसी को कॉपी करता है। जब अंग्रेज हमारे देश को छोड़ के गए तो हमें एक किस्म से रेडी पॉलिटिशियंस देके गए थे, ऐसे नेता देके गए जिन्हें पता था क्या काम करना है क्या नहीं करना, वो एक ब्लूप्रिंट तैयार करके गए थे। तो एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम छोड़ के गए थे। फिर इसके बाद लास्ट स्टेप बचता है जो मैंने बुक में स्टार्टिंग में स्किप करवा दिया था कि जब हम सारा चैप्टर पढ़ लेंगे तो ये आपको अपने आप ही पता चल जाएगा, वो था फीचर्स या स्टेट ऑफ इंडियन इकोनॉमी। ये हमारा लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। इस टॉपिक के बाद ये चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा। तो बुक्स में कुछ इसके अलावा भी पॉइंट्स गिवन है, वो आप देखोगे तो ज्यादा वो नहीं है, मैं आपको नोट से करवा रहा हूँ, बेसिकली सारे पॉइंट इसमें कवर हो जाएंगे। पहला पॉइंट है आपका कॉलोनियल इकोनॉमी। ये बात कर रहे हैं कि ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस कैसी स्थिति थी। अब तक तो हमने क्या किया, अलग अलग सेक्टर्स को देखा, अब ओवरऑल है। तो पहली चीज तो हमारी इकोनॉमी कैसी थी, कॉलोनियल इकोनॉमी थी। कॉलोनियल इकोनॉमी का मतलब मैंने आपको बताया है, एक ऐसा सिस्टम जिसमें दो कंट्रीज होती है, एक तो कॉलोनी होती है और एक रूलिंग कंट्री होती है। रूलिंग कंट्री इकोनॉमिक एज वेल एज पॉलिटिकल डिसीजंस लेती है, जो कि कॉलोनी कंट्री को मानना पड़ता है। तो इंडिया में लगभग 200 साल, एग्जैक्ट कहना चाहूं तो कितने, 190 ईयर्स तक कॉलोनियल गवर्नमेंट रही है, कॉलोनियल रूल रहा है, जिसका बुरा असर क्या पड़ा, इंडिया में ह्यूज ड्रेन ऑफ वेल्थ। देश के जितनी भी कमाई होती थी, जितना भी उन्होंने वेल्थ इकट्ठा किया हुआ था, चाहे वो रॉ मटेरियल हो चाहे इनकम से हो, वो सारा का सारा पैसा ब्रिटेन में बहाया जा रहा था। किन मकसद के लिए, हमने देखा था वो ब्रिटेन अपनी जंग लड़ने के लिए करती थी, अपने एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल को बढ़ाने के लिए करती थी। कॉलोनियल गवर्नमेंट ने इंडिया को मजबूर कर दिया कमर्शियलाइजेशन करने के लिए, और इन सब का बहुत ही ज्यादा इंपैक्ट पड़ा था हमारे देश के ऊपर। सेकंड पॉइंट है सेमी फ्यूडल इकोनॉमी। ये 1 मार्क्स में बहुत बार पूछा जाता है कि इंडिया की इकोनॉमी कैसी थी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, तो सेमी फ्यूडल थी। सेमी फ्यूडल इकोनॉमी का मतलब क्या होता है, देखो सेमी का मतलब कुछ कुछ, आधी, फ्यूडल यानी हमारी इकोनॉमी ना तो पूरी तरीके से फ्यूडल थी और ना ही पूरी तरीके से नॉन फ्यूडल थी, आधी फ्यूडल थी आधी नॉन फ्यूडल थी। फ्यूडल और नॉन फ्यूडल क्या होता है, तो देखो मैं इसको आपको आसान उसमें बताना चाहूं, हालांकि थोड़ा सा अंतर होता है फ्यूडल में और इसमें, लेकिन समझने के लिए इस तरीके से समझ ले। हमने 11th क्लास में 3 तरीके की इकोनॉमी देखी थी। एक तो थी आपकी कंट्रोल्ड इकोनॉमी, तो ये फ्यूडल इकोनॉमी का मतलब एक किस्म की कंट्रोल्ड इकोनॉमी होती है, जिसमें गवर्नमेंट या जो भी रूलिंग अथॉरिटी होती है सारा डिसीजन वही लेती है, बाकी सबको वो डिसीजन एज इट इज मानना पड़ता है। और कैपिटलिस्ट इकोनॉमी आपको पता ही है, फ्री इकोनॉमी, जिसमें सरकार का कुछ भी रोल नहीं होता, प्राइवेट जो मार्केट होती है, प्राइवेट फोर्सेस होती है, वही सारा काम करती है। तो हमारी इकोनॉमी में दोनों चीज के थोड़े थोड़े फीचर्स थे, जैसे कि जमींदारी सिस्टम था, ये एक फ्यूडल एग्जांपल है, फ्यूडल सिस्टम के एग्जांपल। क्यों, क्योंकि सरकार ने सब कुछ तय कर दिया, सरकार ने लैंडलॉर्ड्स को पूरी परमिशन दे दी, अपनी मर्जी से जितनी खेती करवानी है करवाओ, आपको हमने इतने जमीनें दी, बदले में हमें लगान दो। तो फिक्स्ड काम कर दिया, जैसे गवर्नमेंट रूल्स रेगुलेशंस बता रही थी उन्हें एज इट इज फॉलो करना पड़ रहा था। तो
कॉलोनियल गवर्नमेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट के रूल्स फॉलो कर रहे थे लैंडलॉर्ड, लैंडलॉर्ड के रूल्स फॉलो कर रहे थे टीनेंट्स या जो हमारे पीजेंट्स थे। ये कंट्रोल इकोनॉमी का पार्ट है। वही हमने देखा कि कुछ मॉडर्न इंडस्ट्रीज भी डेवलप हुई थी, जैसे टाटा आयरन स्टील इंडस्ट्री, टिस्को। तो ये सारी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का पार्ट है कि वे प्राइवेट लोग अपनी खुद की इंडस्ट्रीज ओपन कर रहे थे। तो दोनों ही तरीके के फीचर्स देखने को मिलते हैं हमें। तो इंडिया में सेमी फ्यूडल इकोनॉमी थी। इसके बाद थर्ड पॉइंट आपका आता है स्टेगनेंट इकोनॉमी। स्टेगनेंट इकोनॉमी का मतलब मैंने आपको बताया है ऐसी इकोनॉमी जिसमें या तो ग्रोथ बिल्कुल भी ना हो, नो ग्रोथ, और वेरी लिटिल ग्रोथ, या तो ग्रोथ ना हो या ना के बराबर ग्रोथ हो। तो इंडिया के जीडीपी हमने देखा जो हमारी पर कैपिटा आउटपुट थी वो मात्र 0.5% थी, और जीडीपी की बात करें तो लेस देन 2% ग्रोथ रेट थी। जीडीपी 2% से भी कम ग्रो हो रही थी, तो पर कैपिटा इनकम 0.5% की ग्रोथ रेट थी, यानी ना के बराबर ग्रोथ थी। तो ये स्टेगनेंट इकोनॉमी थी हमारी। बैकवर्ड, बैकवर्ड का मतलब मैंने आपको बताया था कि हम जिस स्थिति में होने चाहिए अगर उस स्थिति से पीछे हो, हमारी कंटेम्प्रेरी कंट्री जिनके साथ हम कंपैरिजन कर सकते हैं, जिन्होंने हमारे साथ सफर शुरू किया था, उनसे पीछे हो, या फिर हम बैकवर्ड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, तो ये सारी चीजें इंडिकेट करती है कि आपकी इकोनॉमी बैकवर्ड है। तो हमारे देश में लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी थी, वो इसलिए थी क्योंकि बैकवर्ड टेक्नोलॉजी थी, बैकवर्ड इकोनॉमी थी। ट्रेडिशनल मेथड्स यूज किए जाते थे एग्रीकल्चर में, यानी पुरानी मशीन्स। बर्थ रेट डेथ रेट हाई था, लिटरेसी ज्यादा थी, लो पर कैपिटा इनकम थी। ये सारी चीजें जिस लेवल तक हमें होना चाहिए उस लेवल से कम थे, ये इंडिकेट करती है। जो हमारी जैसी कंट्रीज, सिमिलर कंट्रीज उनसे नीचे थे, ये इंडिकेट करती है। तो हम कह सकते हैं बैकवर्ड इकोनॉमी थे। फिर है डिप्लीटेड और डेप्रिशिएटेड इकोनॉमी। तो डेप्रिसिएशन का मतलब आपने अकाउंट्स में पढ़ा है, इकोनॉमिक्स में पढ़ा है। डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है? जब धीरे धीरे सॉरी, जब धीरे धीरे एसेट्स की वैल्यू कम होने लग जाती है, ठीक है। तो हमारी इकोनॉमी भी ऐसी थी जिसमें धीरे धीरे एसेट्स कम होते जा रहे थे। यहाँ पे एसेट्स का मतलब है फिजिकल एसेट्स से, मेनली रॉ मटेरियल से। अब ब्रिटिशर्स ने क्या कर दिया था, हमारी इकोनॉमी को फीडर इकोनॉमी में बना दिया था। तो जो हमारे देश के एसेट्स थे, एसेट्स चाहे तो रॉ मटेरियल हो चाहे ह्यूमन एसेट्स ही क्यों ना हो, उनका इस्तेमाल ब्रिटिशर्स अपने फायदे के लिए कर रहे थे। इंडिया से सारे रॉ मटेरियल कहाँ भेज देते थे? ब्रिटिशर्स में। इंडिया के जो ह्यूमन बींग्स थे उन्हें अपनी फौज में भर्ती करवा के वर्ल्ड वॉर के लिए लड़ने भेज देते थे। इंडिया की जो आयरन इंडस्ट्रीज थी, स्टील इंडस्ट्रीज थी, उनका इस्तेमाल क्या किस लिए किया जाता था? अपनी वॉर लड़ने के लिए। तो इंडिया के जितने भी रिसोर्सेज थे, जितने भी एसेट्स थे, उन्हें धीरे धीरे ब्रिटिशर्स खत्म करते जा रहे थे, सिर्फ और सिर्फ अपने फायदे के लिए, जिसके कारण हमारी इकोनॉमी एक डिप्लीटेड इकोनॉमी बन के रह गई थी, एक डेप्रिशिएटेड इकोनॉमी बन के रह गई थी। लास्ट पॉइंट है आपका इसमें एम्प्यूटेटेड इकोनॉमी। एम्प्यूटेटेड इकोनॉमी का मतलब होता है डिवाइडेड। एम्प्यूटेटेड का मतलब है डिवाइडेड, बटी हुई। हमारी इकोनॉमी भी बटी हुई इकोनॉमी थी, एक डिवाइडेड इकोनॉमी थी। किस चीजों में बटी थी? बहुत सी चीजों में बटी हुई थी। सबसे पहली चीज तो क्योंकि ब्रिटिशर्स की पॉलिसी ही थी डिवाइड एंड रूल की, तो उन्हें हमारी कंट्री को बहुत सी चीजों में बांट दिया, रिलीजन के बेसिस पे, कास्ट के बेसिस पे, लैंग्वेज के बेसिस पे, कल्चर के बेसिस पे। सबसे मेन डिवीजन तो इंडिया और पाकिस्तान का हुआ था, जिससे बहुत सी प्रॉब्लम हुई। एक तो प्रॉब्लम ये हुई कि हमारे देश में जो एग्रीकल्चरल लैंड थे वो मेनली एग्रीकल्चरल लैंड पाकिस्तान में चले गए और पॉपुलेशन ज्यादा इंडिया में आ गई। तो एसेट्स की कमी होगी क्योंकि एसेट्स कहाँ चले गए? पाकिस्तान में। और जो ज्यादा लोग यहाँ आ गए उनके रिहेबिलिटेशन की प्रॉब्लम, उन रेफ्यूजीज की, कि भाई उन्हें कैसे इंडिया में एडजस्ट करें, उनके रहने सहने की, उनके खाने पीने की व्यवस्था करना। तो देश की सारी कमाई तो उसी में जा रही थी। इसके साथ साथ हमारे देश में कास्ट बेसिस पे भी डिवीजन बहुत ज्यादा था। जेंडर बेसिस पे हमने देखा था लिटरेसी रेट 16% के अराउंड थी देश में, यानी कि केवल 16% लोग ही लिटरेट है, जिसमें से केवल 7% की लिटरेसी रेट फीमेल की थी। तो यानी मेल फीमेल में पक्षपात होता था, हिंदू मुसलमान में पक्षपात होता था, कास्ट के बेसिस पे हायर कास्ट जो होते हैं वो लोअर कास्ट के साथ पक्षपात करते थे। तो हमारी इकोनॉमी बटी हुई थी, डिवाइडेड थी। इसे कहा जाता है एम्प्यूटेटेड इकोनॉमी।
इसके साथ हमने सारे टॉपिक कवर कर लिए हैं इस चैप्टर के, और ये हमारा चैप्टर इसके साथ खत्म होता है। अब जब भी हम अगली क्लास में मिलेंगे तो हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आज के चैप्टर के लिए केवल इतना ही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड स्टे कनेक्टेड विद अस एंड स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी।